तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अब तक इस चैनल पर न्यू स्टार्ट बैच के अंदर 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। पहला था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेकंड चैप्टर था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप सर्च कर सकते हो। ट्रायोमोटिव के ऊपर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी बनी हुई है उन दोनों चैप्टर के ऊपर। बट अब हम बात करने वाले, आज स्टार्ट होगा नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर हमारे इस रिप्रोडक्शन यूनिट का 3rd चैप्टर होने वाला है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 16 मार्क्स का पूरा यूनिट होने वाला है। ठीक है, जिसमें से अपन ने मेजॉरिटी चैप्टर तो कर लिए 2 चैप्टर। अब ये वाला चैप्टर बच रहा है जो कि पूरा पूरा मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा ही थ्योरेटिकल है, बट है थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन पूरा थ्योरेटिकल है। जैसे कि अपन फैमिली प्लानिंग की बात कर ले, आरसीएच की बात कर ले, एमनियोसेंटेसिस, सहेली वगैरह, इन सब की बात जहां तक करेंगे ना कि अवेयरनेस के लिए कौन कौन से काम करेंगे, क्या क्या इनिशिएटिव थे, ये यहाँ तक का वाला पूरा पार्ट जो है वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। और उसके बाद जब स्टार्ट होता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव, वहां से थोड़ा समझने वाली चीज आ जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव आपको समझने वाला है, दिमाग लगेगा। फिर आपका एमटीपी समझने वाला है, वहां दिमाग लगेगा। इनफर्टिलिटी में अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती है, वहां समझने में टाइम लगेगा। तो उनको मतलब देखा जाए तो समझने वाली चीजें हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट अपन मैं आपके लिए लिख लिख के लाऊंगा, पहले लिख दूंगा कि भाई टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, लेक्चर अच्छे से देना है आपको, है ना। अच्छा अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करना है आपको, और नॉलेज भी कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एनसीईआरटी की ही सारी लाइन में पहले से लिख के लाऊंगा, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा और आप नोट्स करोगे। ठीक है, मतलब नोट करोगे अपनी नोटबुक में। क्लियर भाई? बाकी जब बात करेंगे ना उसकी कॉन्सेप्ट वाली की, तो उसी तरीके से कराऊंगा मैं, जो पहले समझाऊंगा, देन लिखवाऊंगा, देन समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा, ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है भाई, अब मेरी बात गौर से सुनना। ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो यही आपकी भाई फैमिली प्लानिंग किसने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की थी, वो ईयर, फिर एमटीपी कब स्टार्ट हुआ था, कब लीगलाइज हुआ था इंडिया के अंदर वो, फिर आपका एमनियोसेंटेसिस और कुछ वो इनफर्टिलिटी के कुछ केसेस होंगे। मैं स्टार लगा दूंगा, सारे पॉइंट आप अलग से डब्बे बना के लिख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर विद माय इंट्रो। एज यू ऑल नो, माय नेम इज जफर शेख एंड आप देख रहे हैं ट्रायोमोटिव। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो पहला सवाल ही आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका? तो अकॉर्डिंग टू WHO, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, WHO हम जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इनका ऐसा कहना है, all aspect of health such as social, emotional, behavioral and physical। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सपेक्टिव से या एक एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बंदा जो है वो कम से कम नहीं भी तो चार चीजें होनी चाहिए। 4 चीजें कौन कौन सी? सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल और फिजिकली, चारों तरीके से अगर ठीक है तो हम बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। सोशली मतलब देखो भाई, कौन बंदा कैसा है, को मतलब कि उसका नेचर सोशल लोगों के साथ कैसा है, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोई बंदा कैसा मेंटेलिटी लेके घूम रहा है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, और किसी का इमोशन कैसा है, इमोशनली कैसा है वो बंदा, अगर आप मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है, कैसा है, आपने जरा सा उसको टच करा या फिर कुछ बोल दिया तो उसको बुरा लगा, नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं। फिर उसका फिजिकल बिहेवियर कैसा है, कमजोर है, बहुत हेल्दी है, वो भी देख के पता चलता है। और बिहेवियरल भाई कैसा, किसके साथ उसका बिहेवियर है, ये सारी चीजें आती है किसके अंदर, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। तो अगर आपसे डेफिनेट में पूछे तो ये आप लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू जेनेवा, मतलब WHO जेनेवा, ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ सच एज सोशल, इमोशनल, बिहेवियर और फिजिकली काउंट होते हैं इसके अंदर। फिर बात करते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एनसीईआरटी खोलोगे ना, वहां पे सबसे पहला जो पैराग्राफ है नीचे वही आपको दिखता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुआ था 1951 में। स्टार मार्क लगा हुआ इस पे, ये चीज पूछी गई है कई बार। तो ये याद रखना, इंडिया वॉज अमंग फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट दिस प्रोग्राम। यानी इंडिया उन कंट्री में, मतलब बहुत सारी कंट्रियों में सबसे पहला, मतलब पहला, सारे में सब में से पहला तो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि हाँ उन पहली कंट्रीज में से जरूर था जिसने फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया था। मतलब उन्होंने अपने कम फैमिली वाले सोच को लेकर आए थे कि अगर एक फैमिली के अंदर कम लोग होंगे, कम मेंबर होंगे,
तो घर अच्छे से चलेगा। ये सोचने वाला कंट्री की अगर बात करूँ, ये सोचने वाली कंट्रीज में से इंडिया भी एक था। ओके, देन आप देखो मेजरली फोकस्ड ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी जो इंडिया के लोग थे, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उनका मेन फोकस क्या था कि आपको किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को उन्होंने और बेटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करा, जिसको अपन ने कहा आरसीएच। इंपॉर्टेंट है भाई, आरसीएच की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, जो होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। यहाँ पे सिर्फ फैमिली प्रोग्राम चल रहा था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था कि अपन देख रहे थे कि कितने बच्चे हैं, कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 बच्चे, मतलब बच्चे 2 ही अच्छे, ये तो सुना होगा सब लोगों ने आपने। बट यहाँ पर आरसीएच में क्या था, आरसीएच एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर हम ये कंसिडर कर रहे थे कि बच्चे की हेल्थ भी ठीक हो, उसी के साथ साथ मदर की हेल्थ भी ठीक हो। तो देखो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था। इसी को आज के डेट में कभी अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे हो जाता है एमसीएच के नाम से आपको चीजें मिलती है, बिल्डिंग देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं अपन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी मदर की भी हेल्थ का ध्यान रखना है, साथ ही साथ चाइल्ड का भी मतलब ख्याल रखना है, समझ रहे हो। तो वो आरसीएच था। अब आरसीएच का मेन काम क्या था, वो कवर करता था ब्रॉडर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। याद रखना, आरसीएच का मेन काम जो था उसका आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, मतलब बहुत लार्जर स्केल पर उसके बारे में खबर रखना, मतलब उसको देखना या उसके बारे में ना अवेयरनेस फैलाना होता था। ठीक है, कि लोगों तक क्या करना भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पहुंचाना इन बातों को, कि ऐसा मतलब कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी होती है, कुछ आपके कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। ठीक है, इन सबको किसी लोगों तक, मतलब बहुत सारे लोगों तक फैलाना ही आरसीएच का मेन काम था। एम देखो, एम क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग अस पीपल, यानी आरसीएच का मेन जो एम है, याद रखना मेन एम क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस को लेकर जाना ही आरसीएच का एक मेजर काम था। ठीक है, तो एक बार इस चीज को आप नोट कर लोगे, फिर अपन आगे चलेंगे, फटाफट से नोट कर लो। तो जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया वाज द अमंगस्ट फर्स्ट कंट्री हु इनिशिएटेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, है ना, कि इंडिया उन कंट्रीज में से एक था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया था सबसे पहले, है ना, और उसी के साथ साथ उसको बाद में मॉडिफाई करके और अच्छे से आरसीएच का नाम दिया, जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके भाई, तो अब क्या है कि जो आरसीएच था, आरसीएच की कुछ स्ट्रेटजीज थी। अब क्या स्ट्रेटेजी थी, वो स्ट्रेटेजी आपसे पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, तो वो कुछ आपके सामने 11 स्ट्रेटेजीज है, वो क्या क्या देख लेते हैं एक बार। वेरियस ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, क्या हुआ, आरसीएच ने बहुत सारे ऑडियो विजुअल प्रोग्राम चलाए बाय प्रिंटेड मीडिया। ठीक है, प्रिंटेड मीडिया क्या होता है, देखो आप बोल सकते हो ऑडियो विजुअल। उस टाइम पे क्या होता था, उस जमाने में जिस टाइम ये आरसीएच आया था, उस टाइम पे ना रेडियो हुआ करते थे, तो रेडियो के थ्रू प्रचार किया जाता था, लोग रेडियो लेके घुमा करते थे, तो उस टाइम प्रचार होता था। ठीक है, कि फैमिली में कम लोग होने के क्या क्या फायदे हैं, बच्चे कम, मतलब अगर एक फैमिली में कम बच्चे होंगे, कम मेंबर होंगे, तो ज्यादा ही ग्रोथ होगी। इस तरीके से क्या होता था, ऑडियो होता था, ऑडियो समझ रहे हो, कि सुन के लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी बिठाई जाती थी। दूसरा तरीका होता था विजुअली। अब विजुअली क्या होता था, अगर आपको याद हो तो बहुत पहले क्या होता था, वो आपने सुना होगा पोस्ट का सीन था। ठीक है, मतलब आप डाक का समझ रहे हो, चिट्ठियों का, तो चिट्ठियों के ऊपर एक है ना स्टिकर लगा होता था, चिट्ठियों के ऊपर स्टिकर लगाया करते थे। तो उस टाइम पे जब मैं छोटा था, उस टाइम पे क्या था कि 2 रुपए का एक है ना वो स्टैंप आता था, स्टैंप के ऊपर है ना बहुत प्यारे प्यारे है ना छोटे छोटे ड्राइंग बनी होती, तो उसके ऊपर छोटे अक्षरों में लिखा होता था हम दो हमारे दो, या फिर बच्चे 2 ही अच्छे। ये स्लोगन उस टाइम पे हुआ करता था, जिससे दिमाग में, जिससे इंसान के या फिर लोगों के, जो अपने आसपास के लोग हैं, उनके दिमाग में ये रहता था कि हाँ, जो एक गवर्नमेंट है एक मैसेज पहुंचाना चाह रही है कि फैमिली अगर जितनी ज्यादा छोटी रहेगी उतना ज्यादा ही आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो वो हुआ विजुअल। ऑडियो कैसे हुआ, ऑडियो आपका एफएम वगैरह, फोन वगैरह, फोन तो नहीं थे लेकिन एफएम हुआ करते थे, उसके थ्रू आपको सुनाया जाता था। विजुअली पोस्टर हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, उसके थ्रू प्रिंट करके आपके दिमागों में चीजें डाली जाती थी। अब ये दोनों चीज कौन करवाता था, रन बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। याद रखना, एनजीओ वगैरह या फिर आपके गवर्नमेंटल एजेंसी, दोनों ही क्या करते थे, अवेयरनेस क्रिएट करते थे। पहला पॉइंट आरसीएच का ये था। सेकंड, उनकी मेन स्ट्रेटेजी थी जेंडर इक्वालिटी। आज भी आपने सुना होगा कि जेंडर इक्वालिटी देनी चाहिए जेंडर को। जेंडर इक्वालिटी शुड बी देयर, इक्वल राइट्स फॉर ऑल जेंडर, यानी हमें क्या करना है, आरसीएच का ये मोटिव था कि हमें मेल और फीमेल को अलग नहीं समझना है, क्योंकि आपको याद हो भारत स्टार्टिंग से ही मेल प्रधान रहा है।
ठीक है, पुरुष प्रधान जिसे कहते हैं अपन, कि चलेगी किसकी, पुरुष की। डोमिनेंट कौन होगा, पुरुष होगा, जो उसने कह दिया उसी की मानी जाएगी। लेकिन एक्चुअली में आरसीएस का ये कहना था कि गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है, मतलब ऑल्दो अगर आप देखो तो दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में कैपेबल है, ठीक है। मेल्स को ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है कि वो आप देखोगे तो इंड्योरेंस में बहुत ज्यादा है, मस्कुलैरिटी में ज्यादा, मतलब भारी भरकम चीजें कर सकता है। लेकिन जो फीमेल है वो सेंसिबल बहुत ज्यादा है। सेंसिबल कैसे, कि उनके अंदर सहने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तुमसे जितना भी करवाओ उनसे काम वो कर लेती है बिना किसी चीज को बोले हुए। अगर आप अपने घर में देखो ना, आपकी मदर भी है जो दिन भर उठती है, मतलब सुबह उठती है, आप लोगों के लिए लंच पैक करती है, फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब आपके जो फादर हैं काम पे जाते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना, उनको टिफिन देना। सोचो ना कि सुबह उठ के सुबह 6 बजे से लेकर पूरे रात तक उनको काम करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक बार भी ये नहीं होता कि यार मैं क्यों ही कर रही हूँ सब, वो हंसी के साथ सारा कुछ कर लेती है। तो हुई ना फीमेल सेंसिबल। तो हर किसी की एक अलग ही क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, हर किसी की एक अलग क्वालिटी होती है। तो इसीलिए आरसीएस का सेकंड पॉइंट जो था वो क्या है, जेंडर इक्वालिटी था, कि कोई भी किसी से कम नहीं है। एंड थर्ड जो इनकी वो थी स्ट्रेटेजी, थर्ड स्ट्रेटेजी थी सेक्स एजुकेशन, यानी स्कूलों के अंदर सेक्स एजुकेशन को लाना था, शुड बी प्रोमोटेड इन स्कूल, ठीक है। अगर आपको याद हो उस टाइम पर, आपको याद कैसे होगा आपको नहीं पता होगा, बहुत टाइम से पहले सेक्स एजुकेशन की बात हुई थी ना, मतलब होती थी, तो लोग भड़क जाते थे। आज के डेट में भी अगर आप गाँव की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि जो रिप्रोडक्शन के बारे में चैप्टर होते हैं वो देखकर लोग भड़कते हैं कि ये सब क्या है। या फिर आपका लाइव एग्जांपल दो, आपके स्कूल के अंदर जो क्लास है आपकी, वहां पर टीचर क्या करते हैं, छोटी क्लास में 8th क्लास में 10th क्लास में क्या करते हैं, वो छुड़वा देते हैं चैप्टर को। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो स्कूल के टीचर क्या कर रहे थे, छुड़वा देते कि बच्चों ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके घर से पढ़ के आना, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई मेल टीचर है तो वो मेल के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा के छोड़ देता था, या फीमेल है तो फीमेल के ही फीचर्स जो सिस्टम वो पढ़ा के आगे स्किप कर देते, कहते कि ये तुम्हारे काम का तो है नहीं, तुम्हारे जो काम का तुम वो पढ़ो। जबकि इसकी अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए, सामने वाले के बारे में भी आपका पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। देन चौथी स्ट्रेटेजी जो थी आरसीएस की वो थी पीपल शुड बी अवेयर अबाउट सेक्स क्राइम्स एंड सेक्सुअल अब्यूजेस। लोगों को यही नहीं पता होता था सेक्स क्राइम क्या है, सेक्स अब्यूज क्या है। तो आरसीएस का मेन ये गोल क्या था कि लोगों को ये बताया जाए कि ये सेक्स अब्यूज है, ये सेक्स क्राइम है। यानी जैसे कि अगर आपको बताऊं, आपने सुना होगा आपके स्कूल में जब छोटे थे तो आपको बैड टच गुड टच के बारे में बताया गया था, या बोले तो गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था। गाल छूना बैड टच होता है, ठीक है। आपके कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी को जिनको टच करना पेरेंट्स के अलावा बाहर का कोई भी मेंबर, मतलब बाहर का कोई भी इंसान चाहे कितना भी क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, वो आपको टच नहीं कर सकता। इनफैक्ट कुछ पार्ट तो ऐसे भी होते हैं कि एक एज लिमिट के बाद पेरेंट्स भी उन पार्ट्स को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके राइट्स हैं, और यही आरसीएस का स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। अब अगर मैं बात करूं सेक्स अब्यूज क्या है, आपने सुना होगा कई बार क्या होता है कि फैमिली के अंदर ही कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे मेंटेलिटी के रिलेटिव होते हैं जो बच्चे का क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता इस बारे में। तो बच्चा उसको मतलब वो लोग क्या करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, समझ रहे हो, चॉकलेट देकर या कुछ भी उनको बहला फुसला के उनका मिस यूज करा जाता है। तो आरसीएस का मेन मोटिव ये था कि भाई घर घर जाकर या फिर स्कूलों में जाकर टीचर बच्चों को अवेयर करे कि ये टच करना, ये पार्ट टच करना बैड टच होता है, ये पार्ट टच करना गुड टच होता है, इसको आपकी फैमिली टच कर सकते हैं इस पार्ट को, और इसको बाहर वाला कोई भी टच आपको, मतलब जैसे कि गालों को मतलब प्यार से ऐसे टैप करना, या फिर ऐसे जो नानियां करती हैं, ये सब चीजें फैमिली मेंबर कर सकते हैं, बट बाहर का कोई भी ऐसे बैड टच नहीं कर सकता। ये सारी चीजें बताना आरसीएच का काम था, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें चलाई गांव में। कुछ वो सुना होगा आपने, आभा करके आंटियां होती थी, पूरा समूह बनाकर एक होता था कि जो जाके घर घरों पे चीजें बताया करती थी कि ये चीज अच्छी होती है, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ये कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में वो बताया करते थे। ओके बच्चों, देन फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। आरसीएच का 5वां जो था ना स्ट्रेटेजी, वो ये थी कि किस तरीके से आपको एसटीडीज के बारे में बताया जाए। मतलब आपने पैडमैन मूवी देखी होगी, आपको याद होगा वहां पर एक सीन था जिसमें अक्षय कुमार क्या करता है, अक्षय कुमार बात करता है पैड्स के बारे में, जिसको बोला जाता है मतलब लोग कैसे बिहेव करते हैं कि आप एक मेल होकर फीमेल के प्रॉब्लम के बारे में क्यों बात कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर फिर दिखाया गया कि कैसे कितनी सारी फीमेल्स को रखता है जो घर घर जाकर पैड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि एक मेल ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऐसा माना जाएगा कि ये तो लड़का है, ये फीमेल की प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहा है। तो
तो सेम आरसीएच ने भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा। उन्होंने बहुत सारे जगह जगह पे तबके बनाए जो घर घर जाकर इन चीजों का ना बताया करते थे, जो बताते थे कि अगर आप बार बार मतलब अगर आप पैड की जगह कोई घर का कपड़ा यूज करते हो ड्यूरिंग पीरियड तो उससे कितनी ज्यादा आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे इम्पैक्ट पड़ता है, आप बीमार पड़ सकते हो, फीमेल प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर भी आपको अवेयरनेस देना बहुत जरूरी था। एंड उसी के साथ आ जाता है एसटीडीज के बारे में, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना जरूरी था, और उससे कैसे बच सकते हैं यही बताना जरूरी है। और ये हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर कि एसटीडी से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। बाकी आगे बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के अंदर। छठा पॉइंट था अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बंदे को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, पैड यूज करना है, कपड़ा यूज नहीं करना, तो ये चीजें पता होनी चाहिए थी। फिर रिसर्च वाज बीइंग प्रोमोटेड इन फील्ड, यानी इस फील्ड के अंदर रिसर्च को भी प्रमोट करना मतलब प्रमोट किया गया था, और इसी में आप आगे पढ़ते भी हो। आप देखोगे एमनियोसेंटेसिस इसी का एक उदाहरण है, या फिर आप देखोगे सहेली भी इसी का एक एग्जांपल है। अगला पॉइंट अगर आप देखते हो तो स्ट्रेटेजी में आरसीएच ने क्या करा, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करा था, समझ रहे हो, यानी वैक्सीनेशन। आपको याद तो होगा कि आप जब छोटे थे तो आपको है ना पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते थे, ठीक है, जिंदगी की 2 बूंद, याद है ये अमिताभ बच्चन की एक लाइन आती थी, जिंदगी की 2 बूंद पोलियो, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, बहुत लार्ज स्केल पर घर घर जाकर जो आयाएं होती हैं या आभा की जो फीमेल्स होती हैं वो घर जाकर हर बच्चे को पोलियो की दवाइयां देती है ताकि आगे जाके पोलियो का मरीज कोई ना बने, ठीक है। तो इस तरीके से आरसीएच ने बहुत मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन करवाया था। उसके बाद अगर आप देखते हो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी लोगों को ये बताना कि किस तरीके से आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव आज की डेट में अवेलेबल है। आप एड ब्रेक पे तो देखते होंगे कॉन्डम्स के बारे में बहुत ज्यादा एड आता है, डिफरेंट काइंड्स के कॉन्डम आते हैं, क्लियर है ना। तो ये सारे के सारे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव है, उनको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वैसे ही वाले हो और काफी तो आप तक देख चुके होते हो, ठीक है, एड में आपको क्लियरली विजिबल होता है। अच्छा, ये अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों यूज करते हैं, तो टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडी। याद रखना जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके 2 मेजर रीजन है यूज करने के। एक तो आप अनचाहे प्रेगनेंसी से बच सकते हो कि अगर बच्चा नहीं चाहिए तो आप अवॉइड कर सकते हो चीज को। दूसरा सबसे मेजर, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ही बच सकते हो, क्योंकि कौन एसटीडी से सफर कर रहा है ये तो उसे खुद नहीं पता होता, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा प्रेफर ये किया जाता है कि ऑलवेज आपको प्रोटेक्शन के साथ ही सेक्स करना चाहिए, ओके। तो ये स्ट्रेटेजी थी आरसीएच की 9वीं। बाकी 2 और देख लेते हैं। पोस्ट नेटल केयर ऑफ बेबी एंड मदर, यानी एक बार बच्चा होने के बाद मदर और बेबी दोनों का पोस्ट नेटल केयर मतलब केयर करना बहुत जरूरी है, यानी कि मदर को ढंग से मतलब चीजें मिलनी चाहिए। ये चीजें मतलब कौन बताता है जाकर, अगर आप देखोगे तो अगर कोई फीमेल आज की डेट में प्रेग्नेंट होती है तो उसके आसपास एक होता है क्या, डिस्पेंसरी वगैरह होती है, या फिर आपने देखा होगा आंगनवाड़ी वगैरह होती है, तो वहां पर कोई कुछ आंटियां आती हैं जो कि बार बार हर महीने आती हैं और बच्चों को ना इंजेक्शन लगा के जाती है। डिफरेंट काइंड से इंजेक्शन होते हैं, वो बहुत सारे मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारे वायरस से बचाने के लिए वो इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। आप उसी को कहते हैं अपन इम्यूनाइजेशन। तो वहां पर वो बताती भी है कि जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उनको ये चीजें खानी चाहिए, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो इसी चीज को लेकर आए थे आरसीएच, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इन्हीं चीजों की बात कर रहा था। देन 11वें पॉइंट की बात करूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आपको अगर याद हो मैंने लास्ट क्लास में मतलब लास्ट जो चैप्टर था उसके लास्ट वीडियो में भी कहा था कि स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बच्चे को मदर का ही मिल्क फीड कराना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA होती है, जो कि बच्चे को बाहर के बहुत सारे पैथोजन से स्टार्टिंग के डेज में लड़ने में मदद करता है, ओके। तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा आप देखते हो आजकल भी ऐड आती रहती है कि 6 महीने तक जो बच्चा नया पैदा होता है उसको मदर का ही दूध पिलाना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, समझ गए। तो ये आरसीएच की टोटल 11 स्ट्रेटेजी थी जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कहीं से भी कुछ भी नीट में और सीबीएसई में कहीं भी पूछ सकते हैं, तो इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरसीएच ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी लेकर आया और उसने क्या कहा था उसकी अगर आप 7वीं स्ट्रेटेजी देखोगे तो वहां पर ये था
कि इन्हीं फील्ड के अंदर रिसर्च भी होनी जरूरी है, और रिसर्च हुई भी। और रिसर्च में सबसे पहले आप देखोगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड याद है अगर आपको, मैंने कहा था एमनियोन, एमनियोन होता है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसको अपन क्या करते हैं, बहुत ही लंबे इंजेक्शन है। मान लो कि ये है वो बॉम्ब, और यहाँ पर बहुत लंबा सा ऐसा इंजेक्शन होता है इस तरीके का। इस इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर की तरफ विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है, और इसे एनालाइज किया जाता है ताकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सके। क्योंकि भाई देखो, अगर एक बच्चा हेल्दी बच्चा पैदा हो रहा है तो वो सोसाइटी के लिए भी ठीक है और वो फैमिली के लिए भी ठीक है, बोझ नहीं होगा, और खुद की लाइफ भी वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा बिना किसी और पर डिपेंड हुए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एक बच्चा है जो जेनेटिकली डिसऑर्डर है, या मतलब जेनेटिकली बीमार है, उसके अंदर किसी जीन्स की म्यूटेशन की वजह से कोई बीमारी आ गई है, तो उसको लाइफ को सरवाइव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे में ये रहता है डॉक्टर का कंसर्न कि जो बच्चा जेनेटिकली डिसऑर्डर है किसी बच्चे को, तो उसको पेट में ही एमटीबी करके अबॉर्शन करके हटा दिया जाए, ताकि फैमिली को भी बर्डन ना हो, सोसाइटी भी सेफ रहे, और साथ ही साथ उस बच्चे को भी आगे जाके सफर ना करना पड़े, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस बनाया इसीलिए गया था, लेकिन इसका भी इंडिया में मिसयूज होने लगा। अब जैसे कि देखो, कौन कौन सी बीमारी से पता लगाई जा सकती थी, सिकल सेल अनेमिया, क्योंकि ये भी एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया ये भी एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, एटसेट्रा। जितनी भी बीमारियां जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है, उन सबको इससे हम पता लगा सकते थे, लगा सकते थे नहीं, लगा सकते हैं, आज भी ये होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, ये टेस्ट कब से कब तक यूज होता है, मतलब आप कब से कब तक इसको करवाना सिर्फ होता है, तो टेस्ट यूजुअली डन एट 14 to 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अगर वुमेन 14 से 18 वीक में करवाती है तो ये सेफ माना जाता है, ओके। देन बात कर लेते हैं, अच्छा याद रखना इंडिया के अंदर ये बैन है, इट वॉज बैंड इन इंडिया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब एक बात बताता हूँ, इंडिया के अंदर एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया, रीजन इंक्रीज केसेस ऑफ फीमेल फैटिसाइड्स। आपने सुना होगा कि घर में लड़की पैदा हुई है तो उसे मार दो, क्योंकि अगर नहीं मारोगे तो एट दी एंड में आपको बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि लड़की तो भाई पराया धन है ना, लड़कियों को तो कहीं और जाना पड़ता है, और जहां वो जाएगी वहां घर से पैसा लेके जाएगी और बहुत सारा गहना और मतलब पूरे एक बाप की कमाई हुई संपत्ति लेके जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बचपन से ही लड़कियों को ये माना जाता था, मतलब बहुत टाइम पहले, कि लड़कियां जो है वो क्या है, बर्डन है पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो पहले के टाइम पे गांव खेड़े के लोग जो होते थे, या कहीं पर भी जो मेंटेलिटी के लोग है, लो मेंटेलिटी के, वो क्या करते थे, बच्चों को, फीमेल को पैदा होने से पहले ही मार देते थे, सेक्स डिटरमाइन करके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फीमेल का नंबर कम होने लग गया, फीमेल रेशो घटने लग गया और मेल रेशो बढ़ने लग गया, ठीक है। और इसकी वजह से ये देखने को मिला कि भाई अब लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा, ठीक है। उस टाइम पे लड़कियां कम हो गई और लड़के ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से शादी के टाइम पर दिक्कतें ये हो रही थी कि 1000 लड़कों के ऊपर मान लो 900 कुछ लड़कियां हो रही थी, जिनमें से कुछ लड़के ऐसे ही बिना शादी के रह जा रहे थे। अब वही लड़के आगे जाकर देखोगे तो नंबर में काउंट होंगे, किसमें, नॉन मैरिजेबल एज में, और फिर भी लड़कियां तो कम ही पैदा हो रही थी, क्योंकि लड़कियों को तो मार दिया जा रहा था। तो इस चक्कर में इंडिया के अंदर इसको बैन करना पड़ा, ओके। आज भी काफी जगह ये होता है, लेकिन इलीगली होता है, समझे, और इसके ऊपर बहुत भारी फाइन भी लगाती है गवर्नमेंट, ध्यान रखना। फिर उसी के साथ साथ सेकंड जो खोज करी गई, मतलब एक्सपेरिमेंट करा गया, इसके ऊपर फिर सेकंड जो रिसर्च करी गई वो थी सहेली। सहेली बहुत ज्यादा यूजफुल पिल्स है गर्ल्स के लिए या फिर फीमेल के लिए जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ोगे ना तो वहां पे आता है कॉन्सेप्ट ओसीपीस का, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको है ना, अगर मान लो कोई फीमेल क्या चाहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना भी चाहती है, तो उसके लिए उसको पिल्स लेनी पड़ेगी। वो पिल्स उसको तब तक लेनी पड़ेगी जब तक वो कंसीव करना नहीं चाहती, ठीक है, ये क्या समझ में आया। लेकिन उसके अंदर भी उसको है ना 21 दिनों तक लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि पूरे 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 28 दिन, नहीं, 21 दिन तक लेनी पड़ती है, 7 दिन का गैप होता है। बट अब एक चीज देखो यहाँ पर, जो सहेली है, सहेली का एक फायदा ये है
कि अगर आपको प्रेगनेंसी मतलब नहीं चाहिए तो आप इसको हफ्ते में एक बार ले सकते हो, ठीक है, वंस इन अ वीक। तो ये इसका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा था। ओके, अब बनाने वाला ये क्या था ये याद रखना, इट इज ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट। कहाँ के साइंटिस्टों ने इसको डेवलप किया था, वो था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीडीआरआई। आपसे सीडीआरआई के ऊपर डायरेक्ट सवाल आएगा एमसीक्यू कि बताओ सीडीआरआई की फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन देंगे, आपको एक सिलेक्ट करना होता है जो कि है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ इंडिया। यानी इंडिया के अंदर जो लखनऊ में ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने ही इसको ढूंढा था। तो याद रखना ये कैसा होता है, सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है, यानी किसी टाइप का स्टेरॉइड नहीं होता है ये। दूसरी बात, ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कैसे कर देता है, ये है ना एस्ट्रोजन का मॉड्यूलेशन करवा देता है। याद रखना जो सहेली है ये मॉड्यूलेशन करवा देता है, एस्ट्रोजन मॉड्यूलेशन करवाता है ये, यानी एस्ट्रोजन को ही बदल देता है, एस्ट्रोजन को उसके रिसेप्टर पे ही नहीं बैठने देता। और लिख लो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। सेंट क्रोमैन करके केमिकल आता है जो उसके अंदर पाया जाता है और वही क्या करता है, इसके मॉड्यूलेशन का मेन कॉज बनता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद ये दो जो रिसर्च करी थी, अब क्या है, आरसीएच ने अपनी स्ट्रेटेजी देख ली, उसने 2 रिसर्च भी बना दी। उसके बाद उनका मेन मोटिव था कि अब इसको इम्प्लाई मतलब कैसे इंप्लीमेंटेशन करा जाए इनको, ठीक है, गांव गांव जाकर लोगों तक ये बात पहुंचाई कैसे जाए। तो उसके लिए सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन क्या किया उन्होंने, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, गांव गांव हर जगह जाके बेटर हॉस्पिटल्स बनाए, ठीक है। और वैसे तो ये गवर्नमेंटल थी ना, पूरा का पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंटल था, तो हर गांव में जाके हॉस्पिटल बनाए गए, ठीक है। फिर वहां पर देखो सिर्फ हॉस्पिटल से काम नहीं होता, अगर वहां पर एक्सपर्टीज नहीं है, मान लो आपके गांव में हॉस्पिटल है लेकिन वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, तो आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो वहां पर डॉक्टर्स का होना जरूरी है, नर्सेस का होना जरूरी है। लेकिन मान लो अगर वहां पे डॉक्टर और नर्सेस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, बट वहां पे मटेरियल सपोर्ट नहीं है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी जवान, और जवान के अंदर वो सीन आता है जहां पर वो डॉक्टर एमओ बैग लेके घूम रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो जाता है, बहुत सारा केस आता है एक साथ ही, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मरते हैं क्योंकि वहां पर मटेरियल सपोर्ट नहीं होता है। तो मटेरियल सपोर्ट में आपको कुछ भी हो सकता है, आपके कुछ भी डिवाइसेस हो सकते हैं, कुछ भी मेडिसिन, जनरली मेडिसिन होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, तो इन सब का ना होना। तो यानी आप बात कर रहे हो अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो तो ये 3 चीजों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आरसीएच का ये मेन गोल हुआ करता था, ठीक है। और इसी को धीरे धीरे उन्होंने इम्प्लाई करा और आज की डेट में आप देखते हो कि गांव गांव में भी हॉस्पिटल वगैरह है और बहुत ज्यादा मतलब मेजोरिटी पार्ट हर किसी को अवेयरनेस तो है, ठीक है। और स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन दिया जाता है। देन आगे चलते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। जैसे कि अभी अपन ने ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिया थ्योरेटिकल का, अब आती है बात पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि क्या चीज है। वैसे सबसे पहले आपने सुना होगा पॉपुलेशन की डेफिनेशन, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, 10th क्लास से आए हो तो पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम, यानी एक फिक्स टाइम में किसी एक फिक्स एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज रह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रह रहे हैं, वही आपका पॉपुलेशन कहलाता है। लेकिन मान लो कि उसी टाइम पीरियड के अंदर, उसके सेम टाइम पीरियड को अगर हम एक और साल आगे बढ़ाते हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 साल के अंदर कहीं पर कुछ 1000 लोग रह रहे हैं और वही 1 साल बाद वहां पर कुछ 10,000 हो जाए, तो यहाँ पे कितने का चेंज आया, आप देख रहे हो 9,000 लोग वहां पे बढ़ गए। तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एकदम से हुआ कब, अब मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल। देखो, पॉपुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया एज वेल एज कंट्री, इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। जो पॉपुलेशन का बढ़ना है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन जो है, वो इंडिया के लिए सिर्फ प्रॉब्लम नहीं थी, वो साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि बात करें अगर 90s के टाइम की, इन वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर 90s के टाइम पर टोटल 2 बिलियन के आसपास क्या थी, पॉपुलेशन थी। लेकिन जैसे ही वो 2000 के आसपास पहुंचे तो पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन। और वही अगर 2011 के सेंसस की बात करें यानी जनगणना की, तो वो पहुंचा 7.2 बिलियन के आसपास, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब वही आप देखो, अगर पैरेलली देखो इंडिया के अंदर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आजाद हुआ था अंग्रेजों से, तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो थी
350 मिलियन, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2000 का टाइम आया, 2000 का टाइम आया, तो इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच गई 1 बिलियन के अराउंड, ठीक है। यानी 6 बिलियन तो 1 बिलियन, समझ रहे हो। और वही अगर 2011 के सेंसस को देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 1.2 बिलियन। यानी अगर आप यहाँ पे नोटिस कर सको तो वही बात है ना, हर 7 में से एक बंदा आपका इंडियन है। यहाँ देखो तो हर 6 में से एक बंदा आपका इंडियन है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो, अभी नए नए जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन आपके 125 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। कुछ टाइम में 150 करोड़ के आसपास भी पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो ये नया डेटा है, ठीक है। अब देखो क्या है, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कुछ आपके फैक्टर लिखे पड़े, जैसे कि बर्थ रेट, जिसे अपन कहते हैं नेटैलिटी रेट, नेटैलिटी रेट भी कहा जाता है। एक है आपका डेथ रेट, जिसे अपन कहते हैं मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है भाई इसको। फिर आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर है यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और लास्ट है रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप का बढ़ना, ठीक है। तो इन फैक्टर को भी अपन डिस्कस करेंगे, जब तक आप एक बार इसको भी नोट कर लो। तो बच्चों देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया कुछ फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से, कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत स्पीड से हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आरसीएच ने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी दिक्कतों को रिजॉल्व कर लिया था, सॉल्व कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से जो ये सारे रेट थे, मतलब जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, या फिर आपका आईएमआर है, या एमएमआर है, इनके अंदर बढ़ाव, मतलब क्या हुआ कि जो चीजें होनी चाहिए थी वो रुक गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिला, एक्सप्लोजन जो ज्यादा देखने को मिला। वहीं अगर बात करें, जैसे कि कर ही लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट नेटैलिटी रेट या बर्थ रेट, यानी नंबर ऑफ न्यू बॉर्न हर साल में, 1000 लोगों के ऊपर हर साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये आपका बर्थ रेट है। अगर बर्थ रेट बढ़ेगा, अगर बर्थ रेट बढ़ता है तो पॉपुलेशन का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है, जो कि हो रहा था, क्योंकि भाई एक तरफ से बच्चे पैदा हो ही रहे थे, 1000 लोगों में बच्चे पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज फिक्स एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर देखोगे तो बढ़ रहा था। वहीं अगर बात करें डेथ रेट की, यानी नंबर ऑफ डेथ हजार लोगों पर एक साल के अंदर कितने लोग मर रहे हैं, ये चीज क्या हो गई थी। मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखते हो, मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ता है तो पॉपुलेशन साइज घटेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अपन लोगों ने, या फिर बोले तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनरी आ गई थी कि लोग जो है बीमारी से मर रहे थे, पहले वो मरना बंद हो चुके थे, ठीक है। जो फालतू में ही मर जाते थे, जिस मतलब मान लो प्रॉपर क्योर नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। नेचुरल डेथ तो भाई वो अलग है, लेकिन अगर मान लो किसी बीमारी की वजह से मर रहा है तो उसको रोक दिया गया था। यानी क्या हुआ था, मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया था उस टाइम पर, ड्यू टू प्रॉपर मेडिकेशन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज यहाँ पे ही बढ़ा, ठीक है। तीसरा आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ न्यू बॉर्न्स, यानी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो बच्चे पैदा होते वक्त क्या होता था, आपने मूवी में देखा होगा कि एक कंडीशन आती थी जिसमें बोलते थे या तो हम बच्चा बचा सकते हैं या मदर बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा मर रहा है पैदा होते वक्त तो वो आईएमआर है, और अगर मदर मर रही है तो वो एमएमआर है, क्लियर। तो कितने बच्चे पैदा, मतलब कितने बच्चे मर रहे हैं पैदा होते वक्त, तो वो होता है आपका आईएमआर। अब क्या हुआ था, ये भी चीज कम हो गई थी, क्यों भाई, क्योंकि वहां पे मशीनरी इतनी अच्छी आ गए थे, डॉक्टर एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा हो चुके थे, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज एकदम से हमें देखने को मिला, ग्रोथ होने को, मतलब ग्रोथ देखने को मिली। वही लास्ट आपका डेथ रेट ऑफ मदर्स गिविंग बर्थ, क्या होता है भाई, बच्चे पैदा करते वक्त भी फीमेल क्या हो जाया करती थी, पहले मर जाया करती थी, लेकिन उनको भी डॉक्टर ने क्या करा, बचाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतने वो कैपेबल हो चुके थे, मशीनरी थी, सारी चीजें थी, टाइम पे उनको सब कुछ मिल रहा था, जिसकी वजह से फीमेल जो थी, जो बच्चे पैदा कर रही थी, मतलब डिलीवरी के टाइम पर उनका मरने का रेट भी कम हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज हमें एकदम से बूस्ट देखने को मिली। एंड 5 पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, इंडिया के अंदर उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे ऐसे लोगों का नंबर ज्यादा था जो कि बच्चे पैदा कर सकते थे, ठीक है। अगर उनकी शादी कराओ तो वो बच्चे पैदा करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि इनका नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, पॉपुलेशन का साइज भी बढ़ा, और हमें पॉपुलेशन का साइज बढ़ा और हमें क्या देखने को मिला, रैपिड ग्रोथ देखने को मिली एकदम से, किसके अंदर,
पॉपुलेशन के अंदर। वहीं अगर यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो एक ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ जो है बेटा ये आपको इकोलॉजी में पढ़ना है, कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? मान लो कि एक फिक्स कोई पॉपुलेशन है, अब इस फिक्स पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा घटेगा, ये डिपेंड करता है किन चीजों पर, इमिग्रेशन पर, बर्थ रेट पर, डेथ रेट पर और एमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन क्या है कि बाहर के लोग एक पर्टिकुलर एरिया में आके बस गए, ठीक है, और नए नए बच्चों का जन्म हो रहा है, तो इन दो की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, इस पॉपुलेशन के अंदर नया मतलब आप बोल सकते हो नए नंबर बढ़ेंगे। लेकिन मान लो अगर इसी जगह पर इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर चीजें अच्छी नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, काम की मतलब रोजगारी बहुत कम है लोगों के लिए, तो वो यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर माइनस होगा, यानी पॉपुलेशन यहाँ से जा रही होगी। तो मान लो यहाँ पर आपको अच्छे से मेडिकेशन नहीं मिल रही है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, तो लोग मरेंगे भी ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ से भी पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा। तो ये दोनों पॉपुलेशन साइज बढ़ाने में काम करती है और ये दोनों पॉपुलेशन साइज घटाने का काम करती है। तो इसे एक बार नोट करो, फिर अपन आगे की चीजों पे एक बार चर्चा करेंगे। तो बेटा अभी हमने देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस तरीके से एकदम से स्पीड में इंडिया के अंदर बढ़ी थी, ठीक है ना। अब कुछ मेथड, व्हाट कैन बी डन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, हमने मतलब हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ को थोड़ा सा मेंटेन किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, इंक्रीज करी गई मैरिजेबल एज। जैसे कि आप लोग को पता है पहले के टाइम पर लोग बाल विवाह कर दिया करते थे, छोटे में ही शादी कर दिया करते थे, ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या करा, एज को एक एज लिमिट लेकर आए, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो एज लिमिट लेकर आए, और वो एज लिमिट मेल्स के लिए थी 21 ईयर और फीमेल के लिए थी 18 ईयर। जैसे कि आपको पता भी होगा कि आज के डेट में अभी के टाइम पर ये चल रहा है कि 21 मेल के लिए और फीमेल के लिए भी 21 की ही डिमांड हो रही है कि वो एज लिमिट लानी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, इंसेंटिव टू स्मॉलर फैमिली, यानी लोगों को जिनके पास छोटी फैमिली थी उनको सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कुछ इंसेंटिव दे रही थी, कुछ पैसे दिया करती थी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे स्लोगन्स लाइक हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, ये सारे स्लोगन कहीं ना कहीं यूज करे जाते थे गवर्नमेंट के थ्रू। कई जगह आप देखोगे, कई समाचार में, कई प्रचार में, बहुत जगह ये देखने को मिलते हैं, हमें आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव वॉज प्रमोटेड। और उसके साथ साथ क्या कर सकते थे भाई, क्या किया गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज प्रमोट किया गया कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करें, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप बच्चे नहीं चाहते हो तो बच्चे नहीं होंगे, इनको यूज करो आप, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक थ्योरेटिकल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यहाँ पर इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये दो स्लोगन अच्छे से आप याद करके जाना, ताकि आपसे अगर पूछा जाए कि किन दो तरीके से अपन मतलब क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो ये 4 पॉइंट है, लेकिन स्लोगन कई बार पूछे जाते हैं, तो वो स्लोगन याद रखना। देन अब स्टार्ट होता है अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये क्या है, एनीथिंग, एनी मेथड और डिवाइस दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट, यानी वो मेथड या वो डिवाइस जो यूज होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी रोकने के लिए, वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई, कई बार पूछा गया है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो स्टार मार्क लगाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है। पहला, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर भाई चाहिए तो आप बहुत दूर तक जाओ, कहीं किलोमीटर तक, और फिर वहां से लेकर आओ, नहीं, ऐसा नहीं, इजीली होना चाहिए, मतलब जगह जगह पर आपका केमिस्ट की दुकान पर आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इजी टू यूज होना चाहिए, यानी यूजर फ्रेंडली। ऐसा नहीं है कि उसको यूज करने के लिए डॉक्टर वगैरह या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगे, आराम से वो यूज होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तीसरा, इफेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं कि आपने यूज कर लिया लेकिन यूज करने के बाद प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर क्या फायदा है ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव का, ठीक है, तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। देन रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल नहीं होगा भाई, आपने यूज करा और रिवर्सिबल ही नहीं है, तो परमानेंट हो गया ना फिर, और ये चीज तो बेकार कहलाती है, आइडियल नहीं होता ये। देन आप लास्ट 5 देखोगे, लीस्ट साइड इफेक्टिव। अगर आप यूज करते हो तो उसका इफेक्ट जो है आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर कम से कम होना चाहिए, क्लियर। और लास्ट है, शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर, या फिर मान लो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ और वो बीच में इंटरप्ट कर रहा है, तो वो भी आपका आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं काउंट किया जाता, वो आपके लिए नॉन आइडियल हो जाएगा।
आइडियल कैसे होने चाहिए, ये 6 पॉइंट आपको याद करने हैं, अगर पेपर में आता है तो यही आपको लिखना भी है। तो बच्चों यहाँ से हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा इस चैप्टर का। तो आज के इस लेक्चर का मान लो ये इंट्रोडक्शन था, तो ये छोटा सा ही लेक्चर होगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव देखेंगे, सारे मेथड पढ़ेंगे, सबके मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करके आना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।